जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके रडार पे। मैं आरके सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे मैं बिहार जो फायरमैन का एग्जाम होने वाला है और बिहार जो मद्य निषेध पुलिस का जो फॉर्म आया है, ये दोनों जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं सीरीज चला रहा हूं, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, संविधान और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और फिर कंप्यूटर, विविध, ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये सब सारे सब्जेक्ट मैं आपको वीडियो के माध्यम से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा। अगर आप ये सारे मेरे वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं तो मुझे आशा है कि आप लोग को सारे जो विषय हैं वो आसानी से समझ में आ जाएगा और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। और आप लोग इस चैनल के माध्यम से घर पे रह के आसानी से बिहार मद्य निषेध पुलिस और बिहार फायरमैन पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए, ये जो इतिहास है, इतिहास का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट वीडियो मैं लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए इसको देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं। देखिए, इतिहास जो है इसके पिता के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो है प्राचीन भारत को जानने के जो स्रोत है वो आपको 4 प्रकार से, भारतीय प्राचीन इतिहास को हम लोग 4 तरीकों से जानते हैं या समझते हैं या उसको समझे हैं। तो ये 4 जो स्रोत है वो कौन कौन सा है उसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत। इसमें जो फर्स्ट है वो धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ में जैसे कि आपको आ जाएगा वेद आएगा, पुराण आएगा, महाभारत आएगा, रामायण आएगा। तो इसको हम लोग धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, यानी कि जो धर्म से संबंधित हो। वहीं जो आगे जो है ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे कि जो इतिहास में जिसके बारे में लिखा गया है, जैसे कि आपका इंडिका हो गया, जिसे आपको अर्थशास्त्र हो गया, जो आपको विष्णुगुप्त की पुस्तक है और इसमें आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इंडिका हो गया, आपको अर्थशास्त्र हो गया, किताबुल हिंद हो गया। तो ये सब जो किताबें जो है, ऐतिहासिक जो किताबें हैं, उससे भी भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये सब चीजें आप लोग को ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में पढ़ने को आता है। वही हम बात करें विदेशियों का विवरण या विदेशियों का आक्रमण। जैसे विदेशी जो यहाँ पे आए, जैसे कि आपको मेगास्थनीज आया, फहियान आया, तो मार्को पोलो आया, तो इस तरह से डाइमेकस आया, डायनीसियस आया। तो जिस तरह से भारत में विदेशों से जो विदेशी यात्री आए और उन्होंने अपनी पुस्तक में जो वर्णन किया, उससे भी भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फहियान जो है वो किस राजा के दरबार में आया था, आपको डाइमेकस किस राजा के दरबार में आया था, उसी तरह आपको डायनीसियस किस राजा के दरबार में आया था, उसी तरह आपको अलबर्नी किस विदेशी यात्री के साथ भारत आया था। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही हम बात करें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व मतलब होता है कि जो साक्ष्य है, जैसे कि शिलालेख, जैसे जो पत्थर पर राजा महाराजा जो होते थे, जैसे अशोक है हुआ और सारा बहुत, जैसे कि एरन अभिलेख हुआ, तो भानुगुप्त का, इसी तरह बहुत सारा ऐसे अभिलेख है, शिलालेख है, जिससे हमें भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि अशोक का 13 गो शिला अभिलेख है, जैसे सांची का स्तूप है। तो इससे भी हमें पुरातत्व संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। तो आगे बढ़ते हुए क्रम में इस सब को हम लोग बारी बारी से जानेंगे और समझेंगे
और इसको आसानी से याद कर लेंगे कि हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें जो सबसे पहला है वो वेद है, और वेद से किस तरह से क्वेश्चन आता है उसको यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले जो है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद आपको 4 प्रकार के होते हैं, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही आपको 4 वेद हैं। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वेद कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। अब वही इसको बारी बारी से हम वेद को समझेंगे कि किस वेद से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ऋग वेद है। ऋग वेद से मैंने ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट लिस्टेड किया है, यानी कि इसको छोटा किया है, छोटा स्वरूप दिया है, और इसको आप लोग को देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस ऋग वेद से हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले है कि ऋग वेद ये सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद ऋग वेद है। ऋग वेद में आपको 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। तो ये भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि ऋग वेद में कितने मंडल है, कितने सूक्त है और कितने ऋचाएं हैं। वहीं आगे है कि गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में स्थित है, यानी कि गायत्री जो मंत्र है जो कि ऋग वेद के तीसरे मंडल में ये आपको ये वर्णित है। वहीं आगे हम बात करें, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया था। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने किया था। और ये गायत्री मंत्र किसके लिए लिखा गया था, तो ये सूर्य देवता सावित्री के लिए लिखा गया था। तो यहाँ से आपको ये 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तो ये आपको ऋग वेद के तीसरे मंडल में है। मंडल पूछेगा तो तीसरा मंडल, वेद पूछेगा तो ऋग वेद। उसके बाद गायत्री मंत्र किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था। गायत्री मंत्र किस देवता के लिए लिखा गया था, तो सूर्य देवता सावित्री के लिए लिखा गया था। आगे हम देखते हैं कि ये जो 10 मंडल है, 10 में जो 7वां मंडल है इसमें कृषि का उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपसे पूछता है कि ऋग वेद के किस मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों ये 7वें मंडल में ये उल्लेख किया गया है। आगे है कि 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता था, यानी कि जो 8वें मंडल में जो हाथ से जो ऋचाएं लिखी गई है उसको एक विशेष नाम दिया गया है जिसे हम लोग खील कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता था, तो उसको खील कहा जाता था। आसानी से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। आगे है कि ऋग वेद के 10वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, यानी कि ऋग वेद में के जो 9वां मंडल है उसमें देवता सोम का उल्लेख है। और जो देवता सोम थे वो ऋग्वैदिक काल में आपको वनस्पति के देवता थे, तो इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। तो यहाँ पे जो ये अगला जो पॉइंट है कि सोम जो देवता थे वनस्पति के देवता के रूप में प्रचलित थे। तो ये भी पूछता है कि सोम देवता किस देवता के रूप में प्रचलित है। आगे है 10वें मंडल में जाति या वर्ण का उल्लेख किया गया है, यानी कि ऋग वेद के 10वें मंडल में यानी कि जाति यानी कि पुरुष सूक्त में आपको जाति का वर्णन किया गया है या पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और उनके मुख से ब्राह्मण हुए हैं, उनके भुजाओं से क्षत्रिय हुए हैं, उसके जांघों से वैश्य हुए हैं और उनके चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से वर्ण का या जाति का वर्णन जो है ऋग वेद के 10वें मंडल में किया गया है। आगे जो है ऋग वेद में इंद्र के बारे में भी उल्लेख किया गया है और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। तो इस तरह आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं कि ऋग वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं का वर्णन किया गया है, 250। वही हम बता दें आपको कि इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जो कि पूछता है कि किस देवता को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो देवता थे ऋग्वैदिक काल में आपको युद्ध के देवता के रूप में प्रचलित थे। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बार बार एग्जाम में आता है, इसको याद रखिए कि पुरंदर शब्द किस देवता के लिए लिखा गया था और ये जो इंद्र थे वो किस देवता के रूप में प्रचलित थे, तो युद्ध के देवता के रूप में प्रचलित थे। वहीं आगे जो है ऋग वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है, यानी ऋग वेद में आपको अग्नि का भी वर्णन किया गया है और इनके लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। और जो अग्नि थे वो आपको ऋग वेद में
मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। और इस तरह ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अग्नि जो देवता थे वो किस प्रकार के देवता थे, तो ये देव